पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन और कार्यभार भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। उनकी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में और उनके द्वारा स्थापित आधुनिक भारत की नींव के रूप में अति महत्वपूर्ण रही है। इस विस्तृत जीवन परिचय में हम उनके जन्म से लेकर निधन तक की प्रमुख घटनाओं, विचारों और योगदानों का विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रस्तावना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के निर्माण के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उनके व्यक्तित्व में एक क्रांतिकारी नेता, दूरदर्शी विचारक और विश्व नेता के गुण सम्मिलित थे। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक लोकतांत्रिक, सामाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में उभरकर सामने आया। नेहरू का जीवन संघर्ष, त्याग और देशभक्ति की अद्वितीय मिसाल है और उनकी विचारधारा आज भी भारतीय राजनीति और समाज में प्रासंगिक है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। मोतीलाल नेहरू का परिवार कश्मीरी पंडितों का था जो अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी माता ईश्वरूप रानी नेहरू एक धार्मिक और पारंपरिक महिला थी जिन्होंने अपने पुत्र को उच्च मूल्यों और संस्कारों के साथ पाला। नेहरू का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता भी थी। मोतीलाल नेहरू का घर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं का मिलन स्थल बन गया था, जहां महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और अन्य प्रमुख नेता आते जाते थे। इस वातावरण में जवाहरलाल नेहरू के विचारों और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। शिक्षा और विदेश में अध्ययन। जवाहरलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं की शिक्षा दी गई। इसके साथ ही उन्हें भारतीय और पश्चिमी साहित्य का भी अध्ययन कराया गया। नेहरू का परिवार उनके शिक्षा के प्रति अत्यंत जागरूक था, इसलिए 15 वर्ष की आयु में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। नेहरू ने सबसे पहले हैरो स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान नेहरू ने विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया, जिसमें समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद शामिल थे। उन्होंने विज्ञान के अलावा इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र में भी गहरी रुचि दिखाई। कैम्ब्रिज में के बाद नेहरू ने लंदन के इनर टेम्पल में विधि की पढ़ाई की। इंग्लैंड में रहते हुए नेहरू को पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक विचारधाराओं का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के आलोचक बने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ हो गई। भारत वापसी और वकालत। 1912 में जवाहरलाल नेहरू भारत वापस लौटे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। हालांकि उनका मन पूरी तरह से वकालत में नहीं लगा। वे भारतीय समाज की समस्याओं और देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर चिंतित रहते थे। उनके मन में यह स्पष्ट था कि भारत को स्वतंत्रता की आवश्यकता है और इसके लिए वे
अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार थे। नेहरू का वकालत के क्षेत्र में अधिक समय तक टिकना संभव नहीं हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे और नेहरू भी जल्द कांग्रेस के कार्यों में शामिल हो गए। 1916 में उन्होंने कमला कोल से विवाह किया, जो एक साधारण परिवार से थी, लेकिन वे भी नेहरू के विचारों और आदर्शों से प्रभावित थी। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक जीवन 1917 में शुरू हुआ, जब उन्होंने होम रूल लीग में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नेहरू ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की लालसा को और अधिक प्रबल किया। 1920 के दशक में नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन जागरण का कार्य किया। इस दौरान नेहरू कई बार जेल गए, लेकिन उनके संघर्ष की गति धीमी नहीं हुई। वे महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में नेहरू 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। नेहरू का नेतृत्व अब कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर मजबूत हो चुका था। उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी गुट का नेतृत्व किया और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनी राजनीतिक विचारधारा का आधार बनाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक व्यापक और सशक्त बनाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेहरू ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और भारतीय जनता के मन में स्वतंत्रता की भावना को और अधिक मजबूत किया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। नेहरू ने इस आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें फिर से जेल भेजा गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारतीयों का धैर्य समाप्त हो चुका है और वे अब स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। भारत की स्वतंत्रता और नेहरू की भूमिका। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेहरू इस ऐतिहासिक दिन को रेडियो पर अपने प्रसिद्ध भाषण नियति से साक्षात्कार के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस भाषण में नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ देश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने एक नया संविधान अपनाया और एक लोकतांत्रिक सामाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। नेहरू ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की और देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों को आकार दिया। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का कार्यकाल। नेहरू का प्रधानमंत्री काल 1947 से 1964 तक चला। इस दौरान उन्होंने भारत के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में भारत ने औद्योगिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। औद्योगिक और आर्थिक विकास। नेहरू का मानना था कि भारत के विकास के लिए औद्योगिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारी उद्योगों, इस्पात संयंत्रों और ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने भारत के पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मार्गदर्शन करना था। इस योजना के तहत भाखड़ा, नांगला बांध, हीराकुंड बांध और अन्य प्रमुख परियोजनाएं स्थापित की गईं, जो भारत के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ बने। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। नेहरू का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील था। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और अन्य प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। नेहरू के प्रयासों से भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई नई क्रांति का आगमन हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी आधारशिला रखी। शिक्षा और सामाजिक सुधार। नेहरू ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी है। उन्होंने प्राथमिक और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक योजनाएं लागू की। नेहरू ने दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कई कदम उठाए। उनके नेतृत्व में भारत ने सामाजिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें अस्पृश्यता, जातिवाद और महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास शामिल थे। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की अवधारणा पर आधारित थी। उन्होंने शीत युद्ध के दौरान भारत को न तो अमेरिका और न ही सोवियत संघ के खेमे में शामिल किया। इसके बजाय उन्होंने एक स्वतंत्र और तटस्थ नीति अपनाई, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में माना जाता है। इस नीति ने भारत को विश्व मंच पर एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन में नेहरू ने गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रस्तुत किया। इसके बाद 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो और गमाल अब्देल नासर ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस आंदोलन का उद्देश्य विश्व राजनीति में तीसरे मार्ग की स्थापना करना था, जो शीत युद्ध के दौरान पक्षों में स्वतंत्र हो। भारत चीन संबंध और 1962 का युद्ध। नेहरू का चीन के साथ संबंध शुरुआत में मैत्रीपूर्ण था। उन्होंने पंच सिद्धांतों के आधार पर भारत चीन संबंधों को स्थापित किया, जिसमें
आपसी सम्मान, संप्रभुता और अस्तपेक्ष के सिद्धांत शामिल थे। हालांकि 1962 में चीन ने भारतीय सीमा पर हमला किया, जिससे भारत चीन संबंधों में गंभीर तनाव उत्पन्न हो गया। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा और इसने नेहरू की विदेश नीति और नेतृत्व को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र और विश्व मंच पर नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विश्व शांति और न्याय के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कोरिया युद्ध, सुएज संकट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। नेहरू का मानना था कि विश्व शांति और सह-अस्तित्व ही मानवता का भविष्य है और इसके लिए उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत किया। नेहरू की आर्थिक और सामाजिक नीति। नेहरू की आर्थिक नीति समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा दिया और भारी उद्योगों, बांधों और विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की। उनकी पंचवर्षीय योजनाओं ने कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। नेहरू ने भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का समन्वय था। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित किया जो राष्ट्र के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण घटक बने। इस मॉडल का उद्देश्य था कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके और आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। कृषि और ग्रामीण विकास। नेहरू ने कृषि और ग्रामीण विकास को भी अपनी आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई, बिजली और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं शुरू की। सामाजिक सुधार और न्याय। नेहरू का दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और समानता पर आधारित था। उन्होंने दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानूनी और सामाजिक नीतियां लागू की। उन्होंने संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलनांकन और जातिवाद के खिलाफ कानूनी प्रावधानों को शामिल किया। नेहरू ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी अनेक योजनाएं लागू की, जिसमें महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल थे। नेहरू का साहित्यिक योगदान। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक नेता और राजनेता ही नहीं थे, बल्कि वे एक उत्कृष्ट लेखक और विचारक भी थे। उनका साहित्यिक योगदान भारतीय और विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी रचनाएं न केवल उनके विचारों और आदर्शों को अभिव्यक्त करती हैं, बल्कि वे भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास के गहन अध्ययन का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। मेरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी। नेहरू की आत्मकथा मेरी कहानी उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष और विचारों का एक उत्कृष्ट वर्णन है। इस पुस्तक में नेहरू ने अपने बचपन, शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी और व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को साझा किया है। यह पुस्तक न केवल नेहरू के जीवन का प्रतिबिंब है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी जीवंत दस्तावेज है। भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। यह पुस्तक उन्होंने 1942-1946 के बीच जेल में रहते हुए लिखी थी। इसमें नेहरू ने भारतीय इतिहास, संस्कृति, धर्म और समाज का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक भारतीय सभ्यता की जड़ों को समझने और भारतीय राष्ट्रीयता के विकास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संग्रह है, जिसमें उन्होंने विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं, व्यक्तियों और विचारों का वर्णन किया है। यह पुस्तक नेहरू के व्यापक ज्ञान, अध्ययनशीलता और विश्व दृष्टिकोण का प्रमाण है। इसमें नेहरू ने इतिहास को एक जीवंत और सजीव रूप में प्रस्तुत किया है, जो न केवल उनके युग के लिए बल्कि आज भी प्रासंगिक है। नेहरू की मृत्यु और विरासत। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ। उनकी मृत्यु के साथ ही भारत ने अपने सबसे महान नेता, विचारक और राष्ट्र निर्माता को खो दिया। नेहरू की विरासत उनके विचारों, नीतियों और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों में जीवित है। नेहरू की मृत्यु का प्रभाव। नेहरू की मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। उनके निधन के बाद भारत ने अपने सबसे बड़े और महान नेता को खो दिया, जो देश के निर्माण और विकास में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत थे। नेहरू के निधन के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया, जहां उनकी नीतियों और विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर आ गई। नेहरू की विरासत। नेहरू की विरासत उनके विचारों, नीतियों और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित पंचवर्षीय योजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू की विदेश नीति, विशेष रूप से गुटनिरपेक्षता की नीति, आज भी भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेहरू की विचारधारा का प्रभाव। नेहरू की विचारधारा, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांत शामिल थे, ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विचारधारा आज भी भारतीय राजनीति और समाज में प्रासंगिक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।